एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। मैंने वैसे ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके करवाया है। तो आज मैं ये चैप्टर आपको सिंगल वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। अगर आपको पार्ट में देखना अच्छा लगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है? इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। आपको चैप्टर नंबर 11 तक, ये मैंने चैप्टर नंबर 11 तक ये नोट्स कंप्लीट करवा रखे। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। आपके सारे नोट्स बनाए गए हैं, हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं और हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में, यानी सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो आपको जो नोट्स पढ़ने हैं, आपको वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ों की आप उम्मीद करते हो, सारी जो चीज़ें आपको इंडियन क्लासेस में मिल जाएगी और चैप्टर भी आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जो मैथमेटिक्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको गणित भी पढ़नी है तो आप गणित भी पढ़ सकते हो। इंडियन क्लासेस में आपको साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की वीडियोस मिलेगी, अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। एक बार देखो कि कैसा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, तत्वों की आवर्त सारणी, है ना। तत्वों की आवर्त सारणी मतलब जो तत्व हमारे जो पृथ्वी पर खोजे गए, उन तत्वों को व्यवस्थित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। और किन 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 साइंटिस्ट ने ये जो तत्व हैं वो व्यवस्थित किए हैं, इनको एक कैटेगरी में रखा है, किस तरीके से कितने तत्वों की खोज की गई है, कितने तत्वों की और खोज की जानी बाकी है, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। मतलब जो तत्व मिश्रण है, यौगिक है और या किसकी खोज नहीं की गई है, जिनको आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है, उन सबकी खोज करके उनको व्यवस्थित करना, ये सारे जो नियम हैं वो भी इसी के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज तक 114 तत्वों का पता चल गया है। तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य रहा है। सर्वप्रथम लेवोसिए ने तत्वों को धातु अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो तत्व थे उनको व्यवस्थित करना, जिन तत्वों के गुणधर्म एक जैसे हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया और जिन तत्वों के गुणधर्म मिलते जुलते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया है। पर ये कार्य जितना बोलना आसान होता है उतना नहीं होता। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो आए, डोबेरोइन का त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया कि जो तत्व इनको मिले उनको 3-3 का समूह बनाया। 3 ग्रुप का एक लक्षण मिला तो उन्हें एक साइड रख दिया, फिर तीसरे 3 ग्रुपों का एक लक्षण मिला तो उन्होंने एक साइड रख दिया। लेकिन ये जो नियम था ये काम नहीं किया। सन 1817 में जर्मन रसायन वुल्फ्गांग डोबेरोइन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूह को 3-3 तत्वों के रूप में चुना, जिन्हें त्रिक कहा। इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। डोबेरोइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। इस कारण उनकी त्रिक पद्धति असफल रही। लीना की रक्से फरिया मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम, स्कैंडियम और ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्होंने बस इतने से तत्वों की खोज की। ठीक है, फिर आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है कि इन्होंने क्या किया है कि जिस तरीके से हिंदी में सारे गम पद निसा आते हैं और 7वें स्वर के बाद पहला स्वर वापस रिपीट हो जाता है, तो उसी प्रकार उस बेस पे इन्होंने अपना नियम दिया था, यानी अपना सिद्धांत दिया था। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे कि संगीत में सा रे ग म प ध नि सा, 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। ठीक है, तो इन्होंने इस बेस पे आप उनका सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से 8वां शब्द पहले स्वर जैसा ही आता है, उसी प्रकार इन तत्वों का भी 8वें तत्व के बाद 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है उसके गुणधर्म पहले तत्व वाले से ही मिलेंगे। फिर इनके जो दोष थे वो क्या थे
इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू हो सका। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुछ 56 तत्व होते हैं। हम भविष्य में भी कोई नया तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके बाद नए तत्वों की खोज की गई, तो इनके सिद्धांत को भी रद्द कर दिया। फिर आए मेंडलीव की अवस्थानी। इन्होंने क्या बोला, तत्वों का वर्गीकरण मुख्य श्रेय डमित्री इवानोविच मेंडलीव को कहा जाता है। इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इस सारणी के मुख्य 2 भाग होते हैं, आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां, वर्ग यानी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। मैंने आवर्त सारणी भी समझा रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। आवर्त क्या होते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है, जिन्हें आवर्त कहते हैं। पहली पंक्ति या आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे, इसे लघुत्तम आवर्त कहते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। चौथे व 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और प्रत्येक को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। 7वां आवर्त अपूर्ण होता है, जिसमें कुल 19 तत्व आते हैं। अब आता है वर्ग। ये आवर्त की बात हो रही थी, अगला आता है वर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः रोमन संख्या 1 2 3 4 5 6 8 m शून्य द्वारा दर्शाते हैं। 1 से 7 तक के प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों A और B में विभाजित किया गया है। इस वर्ग 8 के कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में है। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। इसकी क्या उपयोगिता रही है, तत्वों का व्यवस्थित करना, तत्वों को व्यवस्थित करना, तत्वों को उनके गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करने में सबसे पहले फर्स्ट में कौन रहा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने प्रथम बार तत्वों को आवर्तों और वर्गों में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व ही उपस्थित थे, मतलब जो सेम गुणसूत्र थे, एक तत्व में, एक वर्ग में वही तत्व उपस्थित है जिनके गुणधर्म सेम है। यानी एक तत्व पढ़ने से हमें उस वर्ग के सारे जो तत्व थे उनके गुणधर्म याद हो जाते थे। तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता था, है ना। नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे तथा उनके गुणों की भी भविष्यवाणी की, जो बाद में सिद्ध हुई। उन्होंने क्या किया, जो तब तक जो तत्व नहीं खोजे गए थे उनके लिए भी उन्होंने जगह छोड़ दी थी और उनके गुणधर्मों के बारे में बताया, जो बाद में सही साबित हुआ। संदेहपूर्ण परमाणु द्रव्यमानों का सुधार। आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है और उसका तुल्यांकी भार ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। मेंडलीव की आवर्त की सीमाएं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों एवं आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, फिर भी इसमें कई कमियां हैं। हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इस वर्ग फर्स्ट ए में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि यह वर्ग फिफ्थ ए में उपस्थित हैलोजनों के साथ भी समानता दर्शाता है। दुर्बल मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं, परंतु इनके परमाणु भार भिन्न है। फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे उपसमूह BC यानी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया है, जो उचित नहीं है। अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का स्थान भी नहीं। अक्रिय गैसों का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। समस्थानिकों का स्थान।
समस्थानिकों तथा समबारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया है कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं और समबारिकों के परमाणु भार समान, यानी समस्थानिक जो होते हैं जिनके परमाणु भार तो भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान भार समान होते हैं, जबकि समबारिकों में परमाणु भार समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक समय में किस तरह से आवर्त सारणी की सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उनके परमाणु संख्या में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं? प्रत्येक वर्ग में केवल एक ही वर्ग होता है, वहाँ उपवर्गों की कोई स्थान नहीं दिया गया। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। SPD और F ब्लॉक के तत्वों का विभाजन उनके गुणों को समझने में सहायक होता है। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। इसकी कुछ कमियां भी है ना। हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीव के आवर्त सारणी के समान ही इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, परंतु इसके कुछ गुण हेलोजन के समान भी हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें आवर्त सारणी के तल में पृथक में रखा गया है। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व की संयोजन की क्षमता उसके परमाणु के बाह्यतम ऊर्जा कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होती है, संयोजकता कहलाती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 से घटकर उत्कर्ष गैस की स्थिति में 0 हो जाती है। परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये जो है ये केंद्र है KLM, जो यहाँ से यहाँ तक की जो केंद्र से बाह्यतम कोश तक की जो दूरी होती है वो हमारी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। वर्ग में परिवर्तन। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, बढ़ता है। धात्विक और अधात्विक गुण यानी मेटल एंड नॉन मेटल के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुिक आकार भी बढ़ता जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। मतलब ये जो केंद्र है इसका जितना प्रभाव इन बाह्यतम कोश पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो ये यही बोल रहा है। नोट करके लिखना। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा में आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पैलेडियम धातुओं एवं अधातुओं के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं, यानी जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं उन्हें हम उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके सारे नोट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।